हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं मुकेश कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का डे नंबर 15 यानी 15वां दिन है आज आपका इंडियन पॉलिटी का। और इसके पहले आपको बहुत सारे कराया गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना। आपको मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, सभी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर सभी कराए गए हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों महान्यायवादी और CAG। महान्यायवादी जो है कितने अनुच्छेद में है, तो आपको 76 में है। और भाग कितने में है, तो भाग 5 में है। और आपका जो अनुच्छेद 148 है यानी CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद में है और ये भी भाग 5 में है आपका। ठीक है, तो आप भाग याद रखें और अनुच्छेद याद रखें सबसे पहले। और जितने भी प्रश्न हैं आपको सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो इंडिया का, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप PDF ले लीजिए। और ये हमारा फेसबुक पेज है और यहाँ भी आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए दोस्तों आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो भारत सरकार को जो कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है आपका विधि आयोग का अध्यक्ष और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अटॉर्नी जनरल। यानी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये कानूनी विषयों पर भारत सरकार को क्या करते हैं, सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। ठीक ना, इसको प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है अटॉर्नी जनरल को। आंसर क्या हो जाएगा आपका A नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है, यानी कौन जाना जाता है विधि अधिकारी के रूप में। तो अभी आपको बताया कि भारत के जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो भारत के महान्यायवादी होते हैं ना, अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C नंबर। ठीक है, भारत के प्रथम वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान में जो है के वेणुगोपाल है ना। कौन है? के वेणुगोपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका थर्ड नंबर। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं ये विधि सलाहकार हैं। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या भारत सरकार के। तो क्या हो जाएगा आपका? तो अटॉर्नी जनरल जो विधि सलाहकार होते हैं ये भारत सरकार के विधि सलाहकार हैं। आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है, तो वो हो जाएंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी आंसर नंबर A, यानी भारत के महान्यायवादी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वो सदन में बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, है ना, संसदीय कमेटी के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो वोट नहीं कर सकते हैं, तो ये वो कौन है ना। तो ऑप्शन देखिए, भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक, बी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सी है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और डी है भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का आंसर हो जाएगा आपका D नंबर, यानी भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये सदन में बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार भी है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका D नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो भाग ले सकता अभी आपको बताएं वो हो जाएगा हमारा महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल, है ना। महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका D नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 7 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद को संबोधित करने का जो अधिकार प्राप्त है वो कौन है, तो भारत के महान न्यायवादी, यानी आंसर नंबर A,
है ना। एक प्रश्न से देखिए कितना प्रश्न बनता है और उसी से आपको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरा देखिए, 10 से 15 मिनट आपको समय लगेगा और इतना में आपका पूरा महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में फालतू नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। क्या होता है, तभी आपको बताए थे कि ये जो होता है कानूनी सलाहकार होता है ना, ये भारत सरकार को कानूनी सलाहकार देता है, इसलिए इसको प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को, है ना। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है राज्य सरकार को, है ना, भारत सरकार नहीं है, यहाँ राज्य सरकार है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा, एडवोकेट जनरल। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर की भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है ना। तो स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन है संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 के क्या हो जाएगा, इसका जो सृजन किया गया दोस्तों ये संविधान में किया गया है ना। संविधान में ये बातें लिखी गई है कि भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद कितने में है, तो 148 में है। भाग कितने में है, तो भाग 5 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर की भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है, यानी वो कितने दिन के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिनको CAG कहा जाता है ना शॉर्ट में, तो इनको 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों याद रखिए। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा उतना इनका कार्यकाल होता है। आंसर हो गया दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक समिति की बैठक में उपस्थित रहता है ना। तो ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं लोक लेखा समिति के बैठकों में उपस्थित रहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। कैसे हटाया जाएगा उनको, पद से नियुक्ति तो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उनको हटाया कैसे जाएगा, तो ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी है संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा, सी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और डी है राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो क्या हो जाएगा आपका 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी संसद के दोनों सदनों के संबोधन के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG होते हैं, निम्नलिखित में से किसका मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। तो ऑप्शन है प्रवर समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है प्रधानमंत्री और डी है आपका लोक लेखा समिति। तो किसके मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 15 का लोक लेखा समिति के, है ना। आंसर नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार घुमा फिरा के आपको पूछा जाता है, इसलिए आप लोग पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें। चलिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है कि 1971 का संशोधन। अब 1971 का संशोधन महालेखा की स्थिति लेखा परीक्षणों को व्यर्थक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, इसलिए इस प्रश्न को रहते देते हैं, थोड़ा सा इसमें एरर कर दिया गया है।
और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति को, बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, सी है संसद को और डी है मंत्री परिषद को। तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं दोस्तों, तो 17 का आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है ना। आंसर हो गया आपका बी। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। महान्यायवादी जो होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, अनुच्छेद 76 में ये है और इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 3 साल के लिए होता है इनका कार्यकाल, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे ये कार्य करते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति को इच्छा होगा तो इनको 3 साल के पहले भी हटा दिया जा सकता है, इसीलिए उसको कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। लेकिन इनका जो परंपरा अनुसार जो इनका कार्यकाल है वो कितना है, 3 साल है ना। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कितना था, 6 साल। तो ये दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि क्या उसमें प्रश्न है कि क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। तो हाँ बिल्कुल रख सकता है ना। स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, पिछले प्रश्न में था ना कि महान्यायवादी जो होते हैं किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। महान्यायवादी के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अगर आपको पता है तो बताइए। ए नंबर ऑप्शन है कि वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। बी नंबर है आंसर ऑप्शन है कि उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। और सी है कि वह संसद में अथवा संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, ये भी सही है। और डी नंबर ऑप्शन है कि उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो ये बिल्कुल गलत है, वो मतदान नहीं कर सकते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होते हैं है ना। और न्यायालयों में सरकार का पक्ष रख सकते हैं, ठीक ना, और किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 कि महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन दिया जाता है। अब देखिए ये अच्छा प्रश्न है, एक दो बार पूछा गया है कि इनका वेतन कितना दिया जाता है। देखिए तो महान्यायवादी का वेतन की बात की जाए तो इनको जो वेतन दिया जाता है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको वेतन दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो वर्तमान वेतन है वो 2.5 लाख है ना। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में थोड़ा सा आप लोग बदलाव कर लीजिएगा, 2,50,000 इसको कर लीजिएगा ना, 2,50,000 इनको वेतन दिया जाता है, ठीक है। तो इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, 2,50,000 इनको प्रति माह वेतन दिया जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि किसके बराबर इनको वेतन दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको वेतन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ये जज का हो गया 2.5 लाख, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कितना दिया जाता है, तो 2.8 लाख यानी 2,80,000 उनको दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो स्टार्टिंग में बताए थे ना, स्टार्टिंग में था कि इनका जो नियुक्ति किया जाता है 76 के अंतर्गत, और भाग कितने में है, तो भाग ये 5 में है, ठीक है, भाग 5 और अनुच्छेद 76 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो कौन है। तो ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो वो हो जाएंगे आपका महान्यायवादी जो हैं एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 24 नंबर कि भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है। अब ये बताना है कि संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का
प्रधान कौन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आपका योजना आयोग, तो बिल्कुल गलत है, योजना आयोग बिल्कुल नहीं होगा। बी है वित्त आयोग, तो ये भी नहीं होगा। सी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और डी है महान्यायवादी। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG, अनुच्छेद 148 भाग नंबर 5। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है। केंद्र सरकार जो व्यय करता है ना, उसका नियंत्रण कौन करता है, लेखा जोखा कौन रखता है। ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक या केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं ये केंद्र सरकार के जो भी व्यय होता है उसका नियंत्रण करते हैं, यानी देख रेख करते हैं। आंसर हो जाएगा सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 26 की भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य सरकार के लिए, और डी है संघ सरकार के लिए और ना ही राज्य सरकार के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है कार्य करता है ना। संघ के लिए भी और राज्य के लिए भी। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर दोस्तों, कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। लेखा परीक्षक जो होता है मुख्य उद्देश्य इसका किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। तो ऑप्शन है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी। तो होता है कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। किसके व्यय पर, तो कार्यपालिका के व्यय पे नियंत्रण करना होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका 28 नंबर, कि भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके पूछ रहा है, तो केंद्र स्तर पे पूछ रहा है। लेखांकन एवं लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति या उपयुक्त सभी। 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर, की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है ना। इनकी नियुक्ति की अवधि कितनी होती है, कितने दिनों के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो आपको बताए थे कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाए, है ना। 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है, जो भी पहले हो जाए इतना इनका कार्यकाल होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है, कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो बताए थे ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद कितने में है, 148 में, और भाग 5 में इनका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, किन अधिकारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में, है ना, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है ना। किस आधार पर उनको हटाया जा सकता है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कैसे हटाया जाता है। तो संसद के दोनों सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितने बहुमत से, तो 2/3, है ना, 2/3 बहुमत से दोनों सदन से, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पास करने के बाद उनको हटाया जा सकता है। किस आधार पर हटाया जा सकता है। ऑप्शन है कदाचार के आधार पर, अक्षमता के आधार पर, उपयुक्त दोनों के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों के आधार पे इनको हटाया जा सकता है। या तो ये कदाचार मतलब गलत काम कर रहे हो, या फिर इनको काम करने की क्षमता नहीं हो, अक्षमता। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, दोनों के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर, की भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसे देता है ना। जो अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं वो, तो ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति।
तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ये अपना रिपोर्ट सौंपते हैं दोस्तों राष्ट्रपति को। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, है ना। 32 का आंसर डी नंबर, राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कौन समिति कार्य करता है? रिपोर्ट तो सौंप दिया गया राष्ट्रपति को, लेकिन अब कौन सा समिति उस पर कार्य करेगा? तो ऑप्शन है लोक लेखा समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है सरकारी उपक्रम समिति और डी है आपका विशेषाधिकार समिति। आंसर क्या हो जाएगा 33 का? ए नंबर, यानी कौन समिति कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट के आधार पर कार्य करता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर ये हो गया। 34 नंबर प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? बहुत बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं ना। वो कौन सी समिति है, ठीक है, जो महालेखा परीक्षक के मित्र होते हैं, दार्शनिक कहलाते हैं और निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? और दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और आप सभी का कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी लोक लेखा समिति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ये मित्र होता है, दार्शनिक होता है और निर्देशक के रूप में ये कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। तो ये था दोस्तों आज महान न्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको बनते हैं एग्जाम्स के लिए, सभी आपको एक वीडियो में करा दिया गया। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और ये फेसबुक पेज है, ये दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।